नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट के बाद आज फिर बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर दिया गया है। नए जो वैकेंसी आए हुए हैं इसके लिए प्रैक्टिस सेट फिर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। इससे पहले 48 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए थे बिहार पुलिस के लिए, और अब नए भर्ती फिर आ गए हैं। तो इसमें कुछ नए पैटर्न्स पे ध्यान हम लोग रखते हुए, पिछले जो एग्जाम हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए अब नए नए प्रैक्टिस सेट रोजाना तैयार कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वह बेहतर हो सके और कम समय में आप लोग अच्छी तैयारी कर सके। तो इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट रोजाना करने वाले हैं। तो रोजाना नए प्रैक्टिस सेट जो है यह रात 8 बजे तक अपलोड हो जाएंगे, या फिर कुछ 10 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, बट नए वीडियो अब रोजाना आएंगे। तो आप लोग रोजाना प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। इसे हम लोग अभी फिलहाल मान सकते प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो खैर हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए करते हैं आज की इस वीडियो की स्टार्ट। देखते हैं कितने लोग इसमें आज जुड़े हुए हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो से। और यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचते रहे। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन मैंने शामिल किया है नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि इनसेट 2A कब छोड़ा गया। तो इनसेट 2A छोड़ा गया था कब? तो ये छोड़ा गया 10 जुलाई 1992 को। आप लोग चाहे तो साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। तो 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2 छोड़ा गया। अभी आप लोग जानते होंगे कि हाल फिलहाल में चंद्रयान 2 को भी छोड़ा गया था। तो चंद्रयान 2 जो है इसे छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को। तो ये भी आप लोग याद अवश्य रखें, ताकि यदि लेटेस्ट भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग इसके आंसर कर पाए। आगे फिर क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो एस्पिरिन हम लोग जानते हैं कि एस्पिरिन जो है यह ज्वर, यानी कि एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक दवाई है जो बुखार में इसके उपयोग किए जाते हैं, और इन्हें प्राप्त किया जाता है बिलो वृक्ष की छाल से। बिलो वृक्ष की छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। तो ये किससे प्राप्त हो गए? पेड़ से, पेड़ के छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें सही आंसर जो है वह क्या है? डायलिसिस। डायलिसिस जब शरीर में शुद्ध खुद रक्त नहीं हो पाते हैं, जो बीमार रहते हैं, जिनकी किडनी खराब हो गई हो, तो वो डायलिसिस करवाते हैं रेगुलर, ताकि शरीर में जो खून है वो शुद्ध हो सके, उसे फिर से रिफ्रेश किया जा सके। तो इसलिए डायलिसिस करवाया जाता है। तो डायलिसिस क्या है? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है, डायलिसिस। ऑप्शन ए डायलिसिस। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो गेहूं की खेती के लिए उपयोग किए जाएंगे नाइट्रोजन का। ऑप्शन डी नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जो कि यूरिया में मिलता है। यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है खेती में, आप लोग जानते होंगे, खाद वगैरह यूरिया इसमें डाले जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला भी प्रश्न है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो एड्स फैलते किसके द्वारा? एड्स फैलते हैं विषाणु के द्वारा। ऑप्शन ए एड्स विषाणु के द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन ए विषाणु। कौन से विषाणु? तो यह आप लोग जानते हैं कि एड्स एक विषाणु जन्य रोग है। एड्स रोग का कारण जो है यह विषाणु है। कौन सा विषाणु? HIV। अब HIV का यदि फुल फॉर्म पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, तो आप लोग को जवाब वहां पर क्या देना होगा? तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसमें सही आंसर में क्या है? ऑप्शन ए विषाणु। एड्स विषाणु जनित रोग है। कौन सा विषाणु, कौन सा वायरस? तो HIV। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन से रिलेटेड जितने भी नाम हैं इन सभी की लिस्ट मैंने पहले भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग वहां से देख के विटामिन से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग विटामिन किससे, कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं, किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम, इसे आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। फिलहाल इसमें हम लोग का सही आंसर क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। ऑप्शन ए एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी प्राप्त कहाँ से होते हैं? जितने भी खट्टे फल है उनसे विटामिन सी प्राप्त किए जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी होते हैं कि मिर्ची में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखें कि मिर्ची में भी विटामिन सी पाए जाते हैं। बहुत कम लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। आगे फिर क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में
तुरंत आंसर आगे होंगे ल्यूवेनहुक, ऑप्शन सी ल्यूवेनहुक बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी ल्यूवेनहुक ने खोज की थी इस चीज की, ठीक है। ल्यूवेनहुक ने खोज की थी जीवाणु की। ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और 1676 ईस्वी में जीवाणु की पहचान इन्होंने ही की थी। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है कहां पे? निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं और अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी यानी कि अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। यदि एक से अधिक अंडाणु यदि निषेचित हो जाए तो इस कंडीशन में आप लोगों ने सुना होगा कि जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह इसी कंडीशन में होते हैं। बट सामान्यतः एक शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं डिंब वाहिनी तक, जिससे कि एक बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आगे भी क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इससे बनता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? बहुत ही ट्रिकी ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग याद रख लेंगे तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, CHO, चो यानी कि 6 कह सकते हैं, छो 6 6 12, ठीक है। बस इतना से याद रखें तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है किन्होंने? यह पुस्तक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें सामान्यतः ताम्र पाषाणिक या फिर संस्कृतियां कही जाती है। ताम्र पाषाण संस्कृतियां या फिर कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो रंगों का उपयोग हुआ था वह रंग कौन सा था? तो लाल रंग, लाल रंग का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया था। इसके साक्ष्य भी मिले हैं जिससे कि ये पता चला है कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापार पैमाने पर निर्माण करते थे और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। अभी आप लोगों ने हाल देखा होगा तो हाथ से चाक चलाए जाते हैं, पर पहले पैर के द्वारा चाक को चलाया जाता था और उससे मिट्टी के बर्तन का निर्माण किया जाता था। और परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का भी प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांड। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी और इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी, अलग अलग तरह के डिजाइन उसमें बनाए जाते थे। तो उस समय भी ये प्रचलन था और उस समय भी मिट्टी के बर्तन इतने पैमाने पे बनाए जाते थे और इसका उपयोग किया जाता था। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि महावीर जैन की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ऑप्शन सी पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे जो कि बज्जी संघ का एक
प्रमुख सदस्य था। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में इन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और आप लोग एक बात ये भी ध्यान रखें कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। अभी जब मैंने आपसे कहा कि 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ महावीर जैन का, तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं तो गलत बता रहा हूँ, बट ये गलत आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो एनसीईआरटी की जो भी नई किताबें अभी आ रही है उनमें यदि आप लोग चेक करें तो वहां पे दिखाई जाएंगे 599 ईस्वी, क्योंकि आप लोग इसके पीछे एक फैक्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व है और आप लोग जानते हैं कि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं। ठीक है, तो इस वजह से 599 ईस्वी पूर्व सही है। 540 ईस्वी पूर्व जो आप देखते हैं किताबों में एनसीईआरटी के पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व बताया गया है। और इसी आधार पर जितने भी मार्केट में बुक है, लुसेंट हो या फिर अन्य कोई भी किताब हो, सभी में आपको यही जन्म तिथि देखने को मिलेंगे 540 ईस्वी पूर्व, और जिससे भ्रम स्थिति उत्पन्न हो गई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कर दिया गया है, और जो नए मार्केट में बुक आएंगे उनमें भी आप लोग देख सकते हैं कि 599 ईस्वी पूर्व कर दिया गया है। ठीक है, आगे फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। ऑप्शन डी, मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था, और इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था, और करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन डी, लिच्छवी। लिच्छवी के द्वारा गणतंत्र पहला स्थापित किया गया था वैशाली में। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। ठीक है, आगे फिर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी। राजगिरी या फिर गिरिब्रज भी कह सकते हैं, गिरिब्रज के नाम से भी इन्हें पहले जाना जाता था, और इसे हम लोग राजगिरी भी कह सकते हैं। जो भी आपके ऑप्शन वहां पे दिख जाए एग्जाम में, तो आप लोग दोनों में से कोई भी ऑप्शन आंसर कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, और यह हर्यक वंश से संबंधित था, और इनकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी। तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरण किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में जरूर रखें। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बताया, तो आप लोग देखते तुरंत आंसर कर देंगे इसमें सही आंसर क्या है। तो अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश से। ऑप्शन बी, हर्यक वंश से अजातशत्रु का संबंधित है। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था, और इनकी हत्या भी इनके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई थी। इन्होंने अपने पिता को मारा, इनके पुत्र ने इनको मारकर राजगद्दी हासिल कर ली थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। इसमें सही आंसर हम लोगों का क्या है। ऑप्शन बी, हर्यक। ऑप्शन बी, हर्यक वंश। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे। तो हर्यक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था
जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राही लिपि की पहचान की। सबसे पहले इन्होंने ही इसे पढ़ा था। आगे फिर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में पूछे गए, चाहे फिर कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है या फिर मेगास्थनीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये मेगास्थनीज किस पुस्तक के लेखक है? तो किस पुस्तक के लेखक है? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज से संबंधित है। ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका दूत था। तो मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन ए सेल्यूकस का ये दूत था। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उन्होंने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिखा है, जो कि आप लोग जानते हैं मेगास्थनीज द्वारा लिखी हुई पुस्तक क्या है? इंडिका। इंडिका पुस्तक से संबंधित है मेगास्थनीज से। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों एक ही में इससे मैच कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। ऑप्शन डी बृहदत्त जो है यह अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। ऑप्शन डी बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था किनका? तो भारी झुकाव था खारवेल का। ऑप्शन सी खारवेल का भारी झुकाव था किस धर्म के प्रति? तो जैन धर्म के प्रति। और ये कलिंग का चेदीवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। यदि ये क्वेश्चन पूछ ले कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस भाषा में है, तो ये प्राकृत भाषा में है। ये भी आप लोग क्वेश्चन ध्यान में जरूर रखें। आगे फिर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशिस्त में मिलता है और इसके लेखक हरि सेन थे। तो ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? कलहन। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखें। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा था और इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। यहाँ जो अर्थशास्त्र देख रहे हैं तो इसकी रचना की थी किन्होंने? इनकी रचना की थी चाणक्य ने। तो ये भी ध्यान में जरूर रखें। इंडिका के बारे में मैंने आपको बता दिया जस्ट अभी, तो सब कुछ क्लियर है। चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना है, क्योंकि आज सिर्फ ये टेस्ट के लिए मैंने वीडियो डाला है, ये स्टार्ट किया गया आज। इसके बाद रेगुलर फिर नए नए प्रैक्टिस सेट तो आगे आते ही रहेंगे। आज बस टेस्ट किया गया है कि सब कुछ बिल्कुल सही है और आप सभी तक नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ पहुंच रहे हैं, या फिर सभी लोग एक्टिव हो जाएं कि आगे अब नए नए प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप रोजाना शाम में नए प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें, और यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो की सूचना आपको हमेशा मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।